आई थिंक स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी आपके साथ, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। हम डिस्कशन कर रहे होंगे आईपीआई स्कोर के ऊपर कि आईपीआई स्कोर है क्या और इसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे मतलब इम्पेक्ट करते हैं जिसकी वजह से एक स्कोर कम हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, और आपको ये होलसेल में कैसे एक मेजर पार्ट है एक आईपीआई स्कोर, आपकी जो रीस्टॉकिंग है या इन्वेंट्री है, ये क्यों इतना इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है होलसेल का, जिसमें मतलब मल्टीपल एसक्यूज होते हुए आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, आपको कब जो है ना रीऑर्डरिंग करनी चाहिए और कितना ऑर्डर करना चाहिए पहला। तो हम ये सब डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह आज। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आईपीआई बेसिकली कहते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को। इसके जो है जो एक वर्ड है उसी से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर एक इंडेक्स जो है ना वो आपको इंडेक्सिंग की जाती है, आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है जो आपको इन दी मतलब फ्यूचर या जब भी आप एक मंथ के बाद या नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप शिपमेंट बनाते हैं तो तब आपको वो शिपमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना इसी नंबर के ऊपर आपको लगाई जाती हैं। तो ये आप जब अपना सैलरी सेंटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो मेन पेज के ऊपर ही जो आपका होम पेज होता है, यहाँ पे आपको मैसेजेस बाय वॉक्समैन और आगे एक नेक्स्ट पे एक टैब शो हो रहा होता है आईपीआई का। अगर किसी के पास नहीं शो हो रहा तो वो फिर डिपेंड करता है कि या तो उसका नया अकाउंट है तो नए अकाउंट पे शो नहीं होता अक्सर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक, उसके बाद ये शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नहीं शो हो रहा तो या तो नया अकाउंट है या फिर आपको एक्सेस नहीं दिया गया आपके पेरेंट जो है अकाउंट की जानिब से, ठीक है। तो ये आप देख लेना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। अब जैसे ये अकाउंट है, ये मेरा एक अकाउंट है, तो उसमें आपको ये यहाँ पे मैंने इसको रेड जो है बॉक्स भी बना दिया है यहाँ पे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आईपीआई स्कोर शो कर रहा है 586। तो आईपीआई स्कोर जो है वो 2019 के अंदर या 20 के अंदर आई थिंक के स्टार्ट के अंदर ये था 300 तक इसकी लिमिट थी। 300 से अबव जो है स्कोर वो एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाता था। ये टोटल होता है 1000, मतलब 0 से लेकर 1000 तक। तो 300 से अबव जो स्कोर होता था वो उसको अच्छा कंसीडर किया जाता था। लेकिन अराउंड कोविड-19 अमेजोन ने इस की लिमिट को इंक्रीज करके 500 तक कर दिया। तो अब क्या मतलब है कि जिस अकाउंट का स्कोर 500 से अबव होगा वो एक अच्छा जो है वो मतलब नॉट अच्छा मतलब कि, लेकिन वो एक जो रेड जोन है उससे निकल के वो बाहर आ जाएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा 600 से अबव है तो वो प्रीटी गुड, मतलब आपने अच्छा मैनेज किया हुआ है अपने स्टॉकिंग को, अपने आईपीआई स्कोर। तो आपने ये ट्राई करना होता है कि मतलब इसको जितना भी इम्प्रूव किया जाए 500 से नीचे नहीं जाने देना। तो हम अब नेक्स्ट इसको देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस पे जो है ना वो इफेक्ट करते हैं इसको आईपीआई स्कोर जिसकी वजह से गिरता है। तो अब आप ये सिंपल तरीका है कि जो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ना, यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आईपीआई स्कोर वाले नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ले जाएगा। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने मैं अनफॉर्चुनेटली मैं डायरेक्ट सेलर सेंट्रल पे नहीं कर सकता, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो शेयर नहीं कर सकते सेशंस के अंदर। मैंने वो स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए हैं तो मैंने कहा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एटलीस्ट मैं अगर जुबानी बता रहा तो वो शायद अंडरस्टैंडिंग ना होती। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे इस पेज पे ले आएगा तो यहाँ पे आपको ये स्कोर का ये ब्रेकडाउन भी नजर आ रहा है प्रॉपरली। 1000 तक ये ग्रीन है फुल और 0 इसकी मिनिमम जो है ना मिनिमम और 1000 मैक्सिमम। तो अब ये अकाउंट इस वक्त 586 पे खड़ा है जो कि ग्रीन के ऊपर है, तो विच इज़ मतलब प्रीटी गुड के 600 का अराउंड अबाउट है। और अगर ये नीचे जाएगा 500 से बिलो तो मतलब अब आगे जाके बताता हूँ आपको कि इस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो वो एक रेड जोन में आ जाएगा जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके अकाउंट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रीस्टॉकिंग और इन्वेंट्री जो है ना आपकी मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज आएंगे आपको। तो आई थिंक ओके, तो ये चीज़ हो गई। मतलब आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको स्कोर का ब्रेकडाउन यहाँ पे शो होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि 20 पॉइंट्स अप गए हैं लास्ट 7 डेज के अंदर। मतलब मेरे अकाउंट के ऊपर मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ तो ये 20 पॉइंट्स अप गया है, ग्रीन में गया है लास्ट 7 डेज के अंदर। तो आपको इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस नजर आती रहेगी। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स भी शो हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि टॉप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से हैं जो आईपीआई स्कोर पे इफेक्ट करते हैं।
तो बेसिकली वो आपके 4 फैक्टर्स हैं जो हाईली इम्पेक्ट करते हैं आपके आईपीए स्कोर को। उसमें नंबर 1 है एक्सेस इन्वेंट्री। एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपने एफबीए के अंदर मतलब आपकी पर मंथ या 3 मंथ्स का आपने स्टॉक भेजा, 200 यूनिट्स आपकी सेल थी, पर मंथ आपने 600 यूनिट्स भेजने के बजाय आपने भेज दिया 1000 यूनिट। तो और आपका जो है एक्सपेक्टेड सेल थी वो 200, वो कम होकर 100 यूनिट्स होगी सेल। तो मतलब आपका पर मंथ अब 100 यूनिट बिक रहा है और आपकी 3 महीने में 300 यूनिट सेल होगा। तो अब आपका जो ऊपर वाला 300-400 यूनिट है वो एक्सेस इन्वेंट्री कहलाएगा। तो अगर वो आपकी एक्सेस इन्वेंट्री है ना, तो फिर ये आपके आईपीए स्कोर पे इफेक्ट करेगी। अभी मेरे अकाउंट में कोई एक्सेस इन्वेंट्री नहीं है तो ये मुझे ग्रीन है और टिक पे शो कर रहा है। अगर एक्सेस इन्वेंट्री होगी तो ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये है, यहाँ पे लाइन सी है, ये यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्रॉम दी वेरी राइट टू लेफ्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये लेफ्ट मूव होगी तो इसका मतलब है कि मेरा आईपीए स्कोर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डिपेंड करेगा कि ये मतलब कितना मूव होता है तो कितने पॉइंट्स को ये गिराता है यहाँ से। तो एक्सेस इन्वेंट्री। तो अब हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे कि मतलब कितनी इन्वेंट्री आपको भेजनी चाहिए, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो हो गया एक्सेस इन्वेंट्री कि आपने कभी भी मतलब एफपीए के अंदर एक्सेस इन्वेंट्री नहीं भेजनी। ये नहीं है कि मतलब आपके 3 महीने की सेल है, आप वहाँ पे पूरा साल का स्टॉक रखते हैं और वो नए अकाउंट भी नया और फिर वो सारा आपका बाकी पूरे अकाउंट पे जो है ना वो इफेक्ट करेगा वो। सेकंड नंबर है सेल थ्रू। सेल थ्रू रेट होता है, यहाँ पे नीचे शो भी हो रहा होता है, यहाँ पे आई थिंक स्कोर नहीं है। तो ये अगर 2 से ऊपर हो ना तो उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे नीचे इसी के नीचे एक सेल थ्रू का स्कोर शो हो रहा होता है 1.8, 1.2, 1.6, 0 पॉइंट में भी होता है अक्सर अकाउंट्स के ऊपर। 2 से ऊपर हो तो एक समहाउ गुड होता है। अब सेल थ्रू क्या चीज़ है? सेल थ्रू ये चीज़ है कि आपने इन्वेंट्री भेजी 3 महीने की और आपकी एक्सपेक्टेड जो है ना वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपकी वो सेल हो रही है। तो मतलब आपने जो स्टॉक रखा है वो फास्ट मूविंग है, वो सेल हो रहा है। ये नहीं है कि वो स्टक हो के अंदर मतलब स्टक हो गया है। तो आपकी सेल आ रही है, मतलब सेल आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर पा रहे हो, तो वो है सेल थ्रू, मतलब आपकी सेलिंग हो रही है। तो अगर आपकी सेलिंग अच्छी हो रही है, स्टॉक अच्छा फास्ट मूव हो रहा है, तो वो फिर आपका ये आईपीए स्कोर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर स्टॉक बड़ा स्लो मूव हो रहा है तो वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अभी आप देखेंगे ये जो है ये लाइट ग्रीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मतलब ये इंप्रूव हो रहा है अभी स्लो स्लो ये आगे जाएगा। मतलब मेरी ये इस अकाउंट के ऊपर सेल थ्रू की मुझे यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि मैं अपनी सेल्स को स्टॉक वाइज इंप्रूव करूँ। मतलब ईच एसिन के ऊपर जो मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है उनको मतलब मैं देखूँ, अगेन देखूँ कहाँ पे सेल नहीं आ रही, कहाँ पे प्राइसेस कम करनी है, तो उसको मैं प्रॉपरली देखूँ। तो ये सेल थ्रू है। एक हो गया एक्सेस इन्वेंट्री और ये हो गया सेल थ्रू। थर्ड नंबर पे है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ऐसी है जो ऐसी इन्वेंट्री है जो आपकी एफबीए के अंदर पड़ी हुई है, जो सेलेबल नहीं है। उसमें मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी कोई लिस्टिंग सस्पेंड हो गई तो आपका जो स्टॉक है सारा का सारा अमेजोन ने वो उस कंडीशन में डाल दिया कि वो सेलेबल ही नहीं है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। एक तो ये हो गई। और एक ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो आपने गलत भेज दी, मतलब जो भेजनी कहाँ पे थी और वो भेज कहाँ पे थी और उसकी वजह से वो नेगेटिव रिव्यूज आना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव जो है ना वो रिटर्न्स आना स्टार्ट हो गए, वो सारी फिर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो अब मेरे अकाउंट के ऊपर जो है ऐसी कोई इन्वेंट्री नहीं है जो स्टैंडर्ड हो, जो फंस गई हो वहाँ पे, कुछ ऐसा मसला नहीं है उसके ऊपर, तो वो ग्रीन शो कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कुछ ऐसी भी सिनेरियोज हो जाते हैं कि आपकी कैटेगरी गेटेड नहीं थी, अनगेटेड थी, और एकदम वो गेटेड हो जाए तो आपका सारा का सारा स्टॉक स्टैंडर्ड में चला जाता है। ब्रांड गेटेड नहीं था लेकिन अचानक ब्रांड गेटेड हो जाए, सेलिंग के ऊपर होते होते ऐसा हो जाता है, तो आपकी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चली जाती है। तो आपने उसको प्रॉपर मैयर्स देने होते हैं कि मैं उसको स्टैंडर्ड से निकाल के अब मतलब नॉर्मल जो है ना वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर लेके आऊँ। अगर वो स्टैंडर्ड के अंदर पड़ी रहेगी, 1 हफ्ते तक आपको टाइम देगा, 30 डेज तक टाइम देगा, और आपका आईपीए स्कोर भी गिराएगा और वो आपका स्टॉक जो है ना ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ कर देगा आफ्टर 30 या 90 डेज की लिमिट होती है, उस तक वो कर देगा। तो आपने प्रॉपर ये चीज़ों को देखना होता है कि एक्सेस इन्वेंट्री तो नहीं है, सेल थ्रू रेट अच्छा जा रहा है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री तो नहीं है। और जो फोर्थ नंबर पे है वो है इन स्टॉक इन्वेंट्री। अब इन स्टॉक इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर आपकी सेल आ रही है, आपके पास स्टॉक भी आपका एक्सेस नहीं है, सेल भी आपकी अच्छी आ रही है, स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो आप क्या कितने अच्छे लेवल तक आप अपना स्टॉक मैनेज कर पा रहे हो अमेजोन के अंदर। ये तो नहीं है कि मतलब आप बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हो। तो अगर आप बार बार आउट ऑफ स्टॉक जाओगे और वो इस दिन आपका लाइव नहीं रहेगा तो फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डलेगा उसके ऊपर, तो ये आईपीए स्कोर गिरेगा। अब आईपीए स्कोर गिरने से नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो नुकसान ये होता है कि बेसिकली आईपी स्कोर पहले अलॉट होता था हर जो है एक क्वार्टर के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद। 3 महीने के अमेजोन आपकी देखता था कि अब लास्ट मंथ जो होता था आपका, वहाँ पे आपको एक रेड नोटिस अलर्ट भी दिया जाता था कि मतलब आपका जो आईपी स्कोर है वो इतना है, इसको इंप्रूव कर लें वरना आपका नेक्स्ट क्वार्टर जो है ना वो आपका बहुत बुरा होने वाला है।
तो क्वार्टरली वाइज होता था, लेकिन अब जो है अमेजोन इसको वीकली बेसिस पे अपडेट करता रहता है। तो मतलब आपने जो लास्ट वीक में परफॉर्मेंस दिखाई उसका वीकेंड के ऊपर या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट होने पे आपका आईपीए स्कोर अपग्रेड हो जाएगा। तो अब है कि अगर आईपीए स्कोर आपका 5 मिनट से नीचे जाता है तो आपके एसिन्स पे, आपके अकाउंट पे लिमिट लग जाएगी कि आप स्पेसिफिक एसिन के ऊपर कितने यूनिट्स भेज सकते हैं और कितने नहीं भेज सकते। तो जैसे वो पहले था कुछ नए अकाउंट्स के ऊपर आप 200 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो उसका वजह यही थी कि मतलब नए अकाउंट्स थे उनको उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, और मोस्टली का जो आईपीए स्कोर था वो नीचे था, जिसकी वजह से 200 यूनिट्स से ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे थे, सेंड नहीं कर पा रहे थे एफबीए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आईपी स्कोर अच्छा होगा तो आपकी जो रीस्टॉकिंग की जो लिमिट्स है ना वो आपको मतलब मैक्सिमम होगी। ये नहीं है कि वहाँ पे अमेजोन आपको कहे कि जी आप तो 50 यूनिट से ज़्यादा भेज ही नहीं सकते या 100 यूनिट से ज़्यादा भेज नहीं सकते। तो ये चीज़ें आप ये स्कोर आपको मतलब वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। और बेसिकली एफबी होलसेल सारा का सारा है ये सबसे पहले ब्रांड के ऊपर मेहनत है आपकी सारी की सारी, और सेकंड नंबर पे जिस बंदे ने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, इन अपने रीस्टॉकिंग को और ये इन आईपी स्कोर बेसिकली जिसे हम कहते हैं, और अपने कैश फ्लो को मैनेज कर लिया, तो वो मतलब इसमें वो उसने समझ लो कि सक्सेसफुली वो एफबी होलसेल कर लिया। टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने अकाउंट्स हैं और इनके ऊपर अभी 6 मंथ्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ब्रांड तो इस पर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन अब 6 मंथ्स के बाद जाके कभी तक मैं इसको यहाँ तक थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। अभी तक भी मेरा 50% जो है ना स्टॉकिंग पे अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। कभी वो रीस्टॉकिंग हो रही है, कभी कैश फ्लो के मसले आ रहे हैं, और कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो विच इज मतलब प्रीटी टफ चीज़ है ये। मतलब आपको बड़ी देखने में आसान लगती है कि एफपी होलसेल बहुत आसान है, लेकिन ये जो रीस्टॉकिंग है और इन चीज़ों को मैनेज करना ये मतलब एक बंदे का काम नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। तो ओके, लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब इसी पेज के ऊपर जब जाएंगे परफॉर्मेंस वाले पेज के ऊपर, तो आपको नीचे आधा स्क्रीनशॉट ऊपर था, आधा नीचे था पेज का, वो मैं नीचे ले लिया। तो नीचे पेज पे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, आपको ये चीज़ नजर आएगी। ठीक है, ये इस तरह से। तो अब वो अमेजोन कह रहा है कि एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज आपकी है 0%, मतलब आपकी अमेजोन में कोई एक्सेस इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई। अगर होती तो मुझे वहाँ यहाँ से रिड्यूस करने का कहता, तो आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। वो कह रहा है कि वेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो उसमें वो सबसे पहले एक्सेस इन्वेंट्री की बात कर रहा है। और सेकंड नंबर पे एफबीए सेल थ्रू है, वो मेरा 3 पे खड़ा हुआ है, जो कि विच इज प्रीटी गुड, मतलब जो इंप्रूव हो रहा है। अगर ये 2 तक भी हो तो मतलब एक सही कंसीडर किया जाता है। 3 है विच इज गुड, मतलब अच्छी सेल जनरेट हो रही है। इंप्रूव कर सकते हैं आप अपना जो स्लो स्टॉक है उसकी प्राइस कम करके उसको निकाल सकते हैं, डील्स लगा सकते हैं, प्रमोशंस लगा सकते हैं। बेसिकली पीएल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसमें इतना इफेक्टिव नहीं है ये चीज़ें। और एफबीए सेल थ्रू। और थर्ड नंबर पे है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। और अगर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है आपकी तो वो आपको दिखा रहा है कि ऐसी कोई इन्वेंट्री नहीं है मेरे अकाउंट में। अगर वो होती तो यहाँ पे रेड दिखा रहा होता। मेरे पास 0% है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। और बाकी जो एफबीए स्टॉक रेट है वो कह रहा है कि गुड है। 100% में से 97% तक मेरा स्टॉक जो है ना वो लाइव है। 3% में स्कोर इम्प्रूव कर लूँगा तो 100% हो जाएगा। सॉरी, काफ़ी लोग हैं जिनको मैं अलाउ नहीं कर पाया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। मतलब आपको ये आईपी स्कोर के वो डैशबोर्ड के अंदर ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको मतलब मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं जो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फिक्स जो आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है वो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि जी ऐसे कुछ एसिन्स हैं जो वहाँ पे फंस जाते हैं, तो वो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, कहाँ पे ऑप्शन आता है उसका, कहाँ पे जाके देखें उसे हम। तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि अब अगर आप आईपी स्कोर वाले इस टैब के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इसको बॉटम पे ये मतलब क्लिक करें इस एरो के ऊपर, और ये इस पेज पे लैंड कर रहे हैं। इस पेज पे आपको जो है टॉप पे जाएंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप अपना सारे के सारे मैनेज कर सकते हैं। तो जो जो इन्वेंट्री आपकी फंस गई है एफपीए के अंदर, जो किसी वजह से मतलब इश्यूज आ गए हैं उसमें, तो आप यहाँ पे जाके इस ऑप्शन पे जाके उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो ग्रुप में मेरे से किसी ने पूछी थी कि कुछ एसिम्स ऐसे होते हैं जो आप सेल कर रहे होते हैं लेकिन वो दरमियान में आप उनको रीस्टॉक नहीं करना चाह रहे। मतलब आपने एक ऐसा एसिम मीटू किया, चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि आपने इसको एक ऐसा एसिम मीटू कर लिया जो मतलब आपको लगा कि मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो सही चल नहीं सका मतलब टेस्टिंग के बाद।
तो अब क्या करें आप उसका, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका आईपीए स्कोर गिरेगा उसकी वजह से। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने एक ऐसा एसिन लगा के रख दिया जिसको आपने रीस्टॉक ही नहीं किया और ऐसे ही पड़ा रहा वो, तो वो आपका आईपीए स्कोर गिराएगा। तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, तो डिलीट नहीं करना आपने। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक एसिन वी2 कर लिया और वो सही नहीं चला, आपने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट नहीं करना, उससे अकाउंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री प्लानिंग में चले जाना है। कैटलॉग में ऊपर ये सारा का सारा आपको शो हो रहा होगा, जिसके पास एल एस है उसको अच्छे से पता होगा। इन्वेंट्री में जाए, इन्वेंट्री प्लानिंग में चले जाएं, और फिर यहाँ पे जब इन्वेंट्री प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो वही पेज शो हो जाएगा वापस, जहाँ पे आईपीए स्कोर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे रीस्टॉक इन्वेंट्री का एक टैब आ रहा होगा, ठीक है, रीस्टॉक इन्वेंट्री का, इस पर क्लिक कर दें आप। और जब रीस्टॉक इन्वेंट्री वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपके एक्सचेंज सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब सेल्स कितनी हुई है, उनकी प्राइस क्या है और जो भी है। अब यहाँ पे एसिन में हाइड कर दिए हैं तो इससे शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे एक बटन नजर आएगा, ये इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे, ये इस बटन के ऊपर, तो ये शो हो जाएगा कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग्स, क्रेडिट शिपिंग प्लान, हाई रिकमेंडेशन। आपने कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज शो हो जाएगा नेक्स्ट, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस शो हो रही होगी और रिप्लेनिशेबल शो हो रहा होगा। अब प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अमेजोन आपके आईपी स्कोर को यहाँ पे कितना गिराए कितना ना गिराए इन फ्यूचर। तो अगर आप कहते हैं कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, मुझे इस पर अलर्ट आना चाहिए फौरी कि आपका स्टॉक कम हो रहा है, तो आप इसको हाई अलर्ट कर दें कि मतलब ठीक है हाई इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट की। तो मेरे जो एसिन था मैंने जो सिलेक्ट किया वो हाई इंपॉर्टेंस के था, मैंने इसको हाई सिलेक्ट किया हुआ। और ये रिप्लेनिशेबल का क्या मतलब है, ऐसा एसिन जिसके ऊपर आप रीस्टॉकिंग करना चाहेंगे। क्या मतलब, उसको रिप्लेनिश का मतलब है कि रीस्टॉक करना चाहेंगे, तो मैं कहता हूँ यस मैं करूँगा। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको जो है ना रिप्लेनिश छोड़ दूंगा, इसको रीस्टॉक नहीं करूंगा, तो उससे क्या नुकसान होगा कि मेरा आईपीआई स्कोर गिरेगा। ये मैंने अभी जो बात की आपके सामने कि ये वही रिप्लेनिश एबल चीज़ है जो आपने ऑफ करनी है आके। अगर आपने एक ऐसा आइटम ऑर्डर कर लिया जो आपने टेस्टिंग ऑर्डर किया लेकिन वो चला नहीं, तो अब आप उसका आईपीआई स्कोर बचाने के लिए क्या करोगे, फिर उसे आके इन्वेंट्री में जाओगे। अगेन मैं बता देता हूँ, इन्वेंट्री में जाओगे, इन्वेंट्री प्लानिंग में जाओगे, रीस्टॉक इन्वेंट्री में जाओगे, आगे आगे फिर एसिन को आगे आएगा कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग्स। यहाँ पे सिर्फ वही वाले एसिन शो होंगे जिनको रीस्टॉकिंग की जरूरत है, सारे शो नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है जो आपका एसिन अंत वो हो गया है, ऊज हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो यहाँ पे लाजमी शो होगा। तो आपने कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग में जाना है और उसकी रिप्लेनिशमेंट ऑन यस से नो कर देनी है, ताकि आपका जो है वो आईपी स्कोर पे इफेक्ट ना हो। अब फिर ये पड़ा रहे, जब एक साल पड़ा रहे कोई मसला नहीं होगा, आईपी स्कोर नहीं गिरेगा इसकी वजह से। अगर ये नहीं आप करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, जो इन स्टॉक रेट है वो खराब होगा। इन स्टॉक रेट से जब आपका आईपी स्कोर खराब हो जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं करना कि मीटू जो किया है, एसिन किया है, लिस्टिंग की है, उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बजाय रिप्लेनिशमेंट जो है ना वो आप नो कर देंगे, ठीक है। ओके, अब एक इसी पेज के नीचे अगर आप आ जाएं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है यहाँ पे, ये ईच कस्टमाइज एसकेयू सेटिंग्स वाले पेज के ऊपर ही। ये जो आपने सेलर सेंट्रल यहाँ पे होता तो बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो जाती, लेकिन ये स्टिल आप इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कस्टमाइज एसक्यू सेटिंग्स वाला पेज था ये, जिसके ऊपर आपने रिप्लेनिशमेंट ऑन यस से नो कर देना है अगर आपने उसको रीस्टॉक नहीं करना। तो उसी पेज के नीचे ये एक रिप्लेनिशमेंट का सेटिंग्स होती हैं, रिप्लेनिशमेंट सेटिंग्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रीस्टॉकिंग को मैनेज करना चाहें, मतलब कि एफपीए होलसेल के अंदर के हर कि मुझे अमेजोन कब अलर्ट दे और कब जो है ना वो बताए कि मतलब आपकी रीस्टॉकिंग के भी आपको ज़रूरत है या कब आपको फौरी रीस्टॉक कर लेना चाहिए। तो ये ईच एसकेयू के ऊपर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब आप इसमें ये बता सकते हैं कि सप्लायर का नेम क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट, सप्लायर का पार्ट नंबर क्या है, और अब ये है इंपॉर्टेंट चीज़, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप बताएंगे कि ये जो आइटम है ये क्या सप्लायर्स शिप्स डायरेक्टली टू अमेजोन के, मतलब ये ऐसा आइटम है जो अमेजोन डायरेक्ट शिप हो जाता है फ्रॉम द सप्लायर। ऐसा आइटम है, मतलब आपको कोई दरमियान में 3PL लेने की जरूरत तो नहीं है। तो मतलब मेरे केस में ऐसा आइटम ही है कि जो डायरेक्ट शिप हो जाता है। जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है ना इसकी, वो होती है आई थिंक ये थर्ड वाली, सप्लायर शिप्स सप्लाई इन बल्क टू योर फैसिलिटी, देन यू शिप यूनिट्स टू अमेजोन एज नीडेड। अब ये एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसको मेंटेन कर लेंगे ना तो आपकी जो रीस्टॉकिंग की जो लिमिट्स है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। ये मतलब इसमें आई डोंट नो कि क्या वजह क्या है, लेकिन ये हमने ये इसको टेस्ट किया है और कुछ और भी मतलब सीनियर से भी मतलब कि दिखा है, ऐसे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा हाँ मतलब ये चीज़ ऐसी है जो मतलब वाकई इफेक्ट करती है आपके रीस्टॉकिंग के ऊपर। तो आपने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है कि अब हमारे केस में जो डायरेक्ट शिप हो रहा है ये आइटम, तो मतलब वो उन्हें सिलेक्ट कर दिया। अगर आपके केस में वो पहले 3PL सेंटर जा रहा है या वेयर हाउस जा रहा है
और फिर अमेजोन शिप हो रहा है तो वो कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि सप्लायर जो है वो आपकी फैसिलिटी पे शिप करता है पहले, मतलब आपके वेयर हाउस पे, और आप वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बना के जितनी ज़रूरत होती है वो शिप करते हो अमेजोन। तो जो आपको जो राइट ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। ये सीधे सप्लाई चेन मैप भी देख लेंगे तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी जब अपने सेलर सेंटर के अंदर। नीचे आ जाते हैं तो अब ये नीचे पूरा पूछता है मिनिमम रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो मतलब मे बी एफबी होलसेल के अंदर कोई मतलब डिस्कस नहीं करता, तो लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये वो है कि जो आपको हेल्प करेगी, मतलब नॉर्मली वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मतलब एफबी होलसेल के अंदर की जी लाइव कर दें और सेल दें ये करें, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है। जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ कोई इशूज फेस हो रहे हैं, जो भी करेंगे इन फ्यूचर उनको पता चलेगा इसका। ये मिनिमम रिप्लेनिश क्वांटिटी है, ये अब क्या मतलब है इसका, ये एमओक्यू है बेसिकली। ये बेसिकली एमओक्यू है। इसका क्या मतलब है कि रिप्लेनिशमेंट आपकी जो मिनिमम है वो सप्लायर की तरफ से कितनी होती है। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा सप्लायर है उसने फिक्स किया हुआ है कि आप 240 यूनिट से कम परचेज नहीं कर सकते, तो मैंने वो 240 यूनिट यहाँ पे लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी सप्लायर का लीड टाइम कितना है। अब लीड टाइम क्या मतलब है कि सप्लायर जो है वो बेसिकली जो आपकी, अगर वो सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो आपको शिप कर देता है आपके वेयर हाउस की तरफ, तो उसे कहते हैं लीड टाइम। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके वेयर हाउस पहुंचाने तक जो सप्लायर टाइम लगा रहा है वो कितना लगेगा। तो आप कहते हो कि मतलब मेरे केस में तो सप्लायर के पास ऑलरेडी चीज़ें बनी पड़ी हैं, उसने तो सिर्फ शिप करना है, तो वो शिपिंग का मेरा 1 वीक का टाइम हो गया। तो आपके केस में अगर ये पीएल है, ये पीएल के लिए भी आप हेल्पफुल हो सकता है अगर पीएल कर रहे हैं आप। तो आपके केस में वो आप बता देंगे कि मतलब मेरा लीड टाइम कितना है। 2 हफ्ते लगाता है मैन्युफैक्चर करने में सप्लायर, 3 लगाता है, 4 हफ्ते शिपिंग में लगते हैं मेरे वेयर हाउस तक। तो वो जो भी है आपके स्नैरियो में, हमारा एफपी होलसेल का स्नैरियो तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैंने वो जो मेरा था वो मैंने लगा दिया 1 वीक। और योर लीड टाइम में क्या है कि अब मेरे वेयर हाउस जब पहुंचा या मेरी रिटेल सेंटर पहुंचा तो वहाँ से अमेजोन शिप करने का कितना टाइम हो गया, तो वो आप बता सकते हैं कि मतलब 1 वीक लगेगा। और फिर आगे आप बताएंगे कि मतलब रिप्लेनिशमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कि मतलब आफ्टर 2 वीक्स आप ऑर्डर करोगे या 4 वीक्स करोगे, 8 वीक्स करोगे, वो अब आप कैसे मेजर करोगे, वो आप अपनी सेल्स को के हिसाब से मेजर करोगे कि मेरे ईच एसिन के ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं पर डे। तो आपने वो देखना है कि मतलब मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और मैंने मतलब कितना जो है वो कितने वीक्स के बाद ऑर्डर करना होता है इस यूनिट को, तो आप वो लिख दोगे यहाँ पे। अब हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब ऑर्डर किस तरह से करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये एक नेक्स्ट जाके डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल ये अभी ये इस पेज पे थे तो मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस कर लें कि रिप्लेनिशमेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने यहाँ पे बतानी है कि मतलब हर 2 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद। अब मैंने यहाँ पे 2 वीक्स लगा दिया, उसकी वजह ये थी कि मतलब मैं हर महीने के बाद ना ऑर्डर करता रहता हूँ, मतलब मैं कैश फ्लो को थोड़ा सा टाइट है तो मैं जो है वो उसके हिसाब से करता रहता हूँ। क्या है कि अमेजोन मुझे कब अलर्ट्स देगा, 1 वीक 2 वीक हो गए और ये 2 वीक्स 4 वीक्स का मतलब वो कहता है कि मतलब मेरे पास 4 वीक्स का रफली स्टॉक होता है। तो मेरे पास वो फिर जब 4 वीक्स का जब वो स्टॉक हार्डली जब 20-30 मिनट कर देते हैं तब मुझे जाके वो देता है रेड अलर्ट, जो कि मतलब प्रीटी बैड है, जिसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मतलब अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग हो चुकी है, कैश फ्लो बड़ा टाइट है, तो फिर इस वजह से मुझे कम ऑर्डर करने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक्चुअल चीज़ भी बताऊंगा कि कैसे रीऑर्डर करना है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देगी। वो ये सप्लायर का लीड टाइम यहाँ लिखेंगे, यूर लीड टाइम लिखेंगे, यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट की फ्रीक्वेंसी लगा देंगे यहाँ पे, और केस पैक क्वांटिटी कितनी है, एक डब्बे में कितने यूनिट्स होते हैं, तो वो आप लगा देंगे 24। और आपके वेयर हाउस में कितना इन्वेंट्री लेवल है, तो अगर कुछ है ऐसा सीन तो लगा दें यहाँ पे कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं आपके वेयर हाउस में, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसे खाली, नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। इसको सेव कर दें। अब इसका फायदा होगा आपको रीस्टॉकिंग के अंदर आपकी जो है वो रीस्टॉकिंग की जो लिमिट्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगी इससे। आप इसको अगर प्रॉपरली राइटफुली, और आपको हेल्प करेगी ये, आपके पास अलर्ट्स आएंगे अमेजोन की तरफ से कि हाँ मतलब आपका ये एसिन जो है ये अब मतलब ऑलमोस्ट रीस्टॉकिंग की लिमिट पे पहुंच गया, आप इसको रीस्टॉक करो पूरी बिफोर द, मतलब ये कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले पहले आपको अलर्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये रिप्लेनिशमेंट है, रिप्लेनिशमेंट की सेटिंग्स हैं, और ये प्रीटी मच कवर्ड मतलब आईपीए स्कोर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि मतलब होता क्या है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे मतलब इफेक्ट करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आई थिंक। तो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, अब पहले इसमें ऑर्डर वगैरह जो है वो देख लेंगे कि ऑर्डर कितना करना चाहिए। एक ये इसमें एक फार्मूला है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारा सबसे पहले था, जो इस सेशन में जो सीखना था हमने कि आईपीए स्कोर क्या होता है और आईपीए स्कोर कितना आपको मेंटेन करना होता है।
तो वो 500 का मैंने आपको बताया, 500 या 500 से क्रेडिटर आपको मेंटेन करना है ताकि आप अवॉइड मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगने से आप बच सकें। और आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देना, जो भी आपका सेलिंग चीज़ है वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। वो मतलब आउट ऑफ स्टॉक चला गया तो वो आपकी जो है वो क्या होता है कि आपका बाय बॉक्स पे उससे इफेक्ट पड़ता है, तो मतलब आपका बाय बॉक्स भी आपको जो विनिंग थी, जो परसेंटेज थी वो गिर जाती है। और उसके बाद फिर ये है कि आपकी जो ऑब्वियसली अगर पीएल कर रहे हैं तो उसमें फिर कीवर्ड की रैंकिंग भी होती है, तो अगर आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो फिर ऑब्वियसली कीवर्ड की रैंकिंग भी खराब हो जाएगी। तो आपकी जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाती है अगर आप प्रॉपरली स्टॉक जो है अपना मॉनिटर नहीं करते। और फिर अगेन वही चीज़ है कि इसमें जो आपका कैश फ्लो है वो आपको बड़ा प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। मैंने जब भी पहले भी जब भी बात की अक्सर लोगों से कि अगर आपका $15,000 की इन्वेस्टमेंट है सपोज, तो आपने उसमें से $10,000 लगाना है और ऊपर $4 से $5 रखना है अपने पास फॉर द कैश फ्लो हमेशा। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने कहा कि जी मेरी एफपीओ होलसेल के लिए $15,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो अब मैं 15 का $15,000 लगा के बैठा हूँ और जब वो रीऑर्डरिंग का टाइम आए तो वो कहें कि जी अब यहाँ से पैसे आएंगे तो मैं यहाँ से रीस्टॉक करूंगा। तो ऐसा नहीं करना। 15,000 में से आप मतलब 5,000 का जो है कैश फ्लो, मतलब 5,000 इंटू $4,000 तक का जो है कैश फ्लो आपके पास एट अ टाइम पड़ा होना चाहिए, आपके बैंक के अंदर कैश की फॉर्म में पड़ा होना चाहिए। किसी भी वक्त आपको रीस्टॉकिंग करनी पड़ सकती है, कुछ और इशू हो सकता है कि मतलब आपका स्टॉकिंग फंस गया तो वो आपने रीस्टॉकिंग करनी पड़ी आपको। तो कैश फ्लो प्रॉपर्ली मैनेज करना है कि स्टॉक कैश आपके पास पड़ा हो, मतलब इतना आपकी जो बजट का रफली 30% जो है ना वो आपका कैश की फॉर्म में आपके बैंक में कहीं पड़ा हो। तो अच्छा, अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब री ऑर्डर कितना करना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो री ऑर्डर करना चाहिए ना वो सबसे पहली दफ़ा, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ ये कि पहली दफ़ा जो भी ऑर्डर करना है वो हमेशा आपने टेस्टिंग यूनिट ऑर्डर करने हैं। जब भी आपने पहला ऑर्डर करना है, अगर आपने देखा कि एक एसिन के ऊपर मुझे मिलेंगी 100 सेल्स पर मंथ, सपोज लेट्स सपोज, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने मतलब पूरा का पूरा 100 यूनिट या 150 यूनिट ऑर्डर कर दिया पहली बार में। आपने मैक्सिमम जो है ना वो 20-25 यूनिट ऑर्डर करने हैं, अगर पॉसिबल है। एमओक्यू नहीं है तो ट्राई करना है कि मतलब जितना मिनिमम आप ऑर्डर कर सकें पहली बार, तो ताकि वो एक जो है आपकी कैश नहीं फंसेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं फंसेगी। बड़ा सेफ वे है, तो ये सेफ एक तरीका है मतलब जिसके ऊपर आप जाएंगे अगर, तो आपको इससे बेनिफिट होगा। तो पहला ऑर्डर हमेशा मिनिमम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें सेकंड ऑर्डर क्या करना चाहिए, तो वो सेकंड ऑर्डर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर जो वो प्रेफरेबल है वो ये है कि 3 मंथ्स का स्टॉक ऑर्डर किया जाए। अब वो आप कैसे मेजर करेंगे जी 3 मंथ्स का स्टॉक कितना है, तो आप अपनी देख लेंगे कि जी पर मंथ मेरे पास सेल्स कितनी आ रही हैं। जो आपने टेस्टिंग यूनिट ऑर्डर किए थे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब मेरे पास कितनी यूनिट की सेल आ रही थी, तो वो उससे अंदाजा ले लेंगे। तो आप उसको 3 मंथ्स के यानी कि 90 डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका नेक्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। अब 3 मंथ्स से कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब कम करेंगे तो उसमें ये मसला होगा कि रीस्टॉकिंग बार बार करनी पड़ेगी और हैसल बढ़ जाएगी एफपी होलसेल की। 3 मंथ्स का स्टॉक होगा तो थोड़ी सी एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मतलब 1 महीने 1.5 महीने तक कि जब उसके बाद रीऑर्डर करना है। अब 3 मंथ से ज्यादा कर देंगे, अगर 6 महीने कर देंगे, 7 महीने कर देंगे, तो उसमें नुकसान ये होगा कि जो 3 मंथ्स तक जो आपकी एफबी की फीस है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, स्टोरेज फीस। अब जब नेक्स्ट 6 मंथ्स तक जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स, तो अगर आपका स्टॉक मतलब 3 महीने से ज्यादा पड़ा हुआ है तो आपको फिर स्टोरेज फी और ज्यादा लगती है। और अगर 6 मंथ तक पड़ा हुआ है तो फिर वो तो रेड अलर्ट है ना, फिर उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हाई लगती है। तो मतलब आपने 3 महीने के आसपास ही फिरना है। ये नहीं है कि मतलब 3 महीने से ज्यादा का आपने 1 साल का स्टॉक रख दिया वहां पे, ऐसे भी नहीं करना। और ये भी नहीं कि मतलब 15 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है और फिर बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो 3 महीने का स्टॉक आई वुड प्रेफर कि मतलब वैसे मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरे पास होता है 1.5 से 2 महीने का आजकल। कैश फ्लो की वजह से थोड़े से इश्यूज हैं तो वो डिपेंड करता है हर बिजनेस के ऊपर, तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ऑब्वियसली। मैं हर 2 हफ्ते बाद ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वो मतलब केस टू केस वाइज डिपेंड करता है। तो 3 महीने का स्टॉक मैंने आपको बताया कि वो आपके पास होगा तो वो आपकी बेटर जो है ना वो मैनेजमेंट हो जाएगी फॉर द स्टॉक। तो 3 महीने का स्टॉक आप रखें अपने पास। और अब कैसे कैलकुलेट करें कि मतलब ऑर्डर कैसे करना है 3 महीने का, वो मैंने आपको बता दिया सिंपल कि अपनी जो डेली की सेल्स हैं उनको 90 डेज से मल्टीप्लाई कर लें और वही ऑर्डर कर दें। वो आपको कीपा की एक्सटेंशन के अंदर से, बीएसआर के अंदर से, जो आप नॉर्मल वे है जो सारों को पता है अभी जो जो यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो वहाँ से डेली की सेल्स निकाल लें, नंबर ऑफ सेलर्स निकाल लें, उनको डिवाइड कर लें, या अपना बाय बॉक्स की परसेंटेज के हिसाब से निकाल लें। सेल्स अपनी निकाल के उनको 90 डेज से मल्टीप्लाई करके वो ऑर्डर करें। ऑर्डर पहला ऑर्डर हमेशा टेस्टिंग, सेकंड ऑर्डर 3 मंथ्स का करें,
प्रेफरेबल। और अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ सीजनल आइटम्स होते हैं ऐसे, जो सीजनल आइटम्स के ऊपर क्या किया जाए। आपने 3 महीने का स्टॉक ऑर्डर कर लिया, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि आपको वो फिर, अगर आपने देखा है जी Q4 आने वाला है नेक्स्ट जी 3 मंथ्स का, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तो 3 महीने का स्टॉक ऑर्डर करूंगा, तो वो तो 15 दिन में निकल जाएगा या महीने में निकल जाएगा। तो वो मेरे साथ हुआ है लास्ट टाइम इस तरह से कि मतलब मैंने कोई 2 महीने का स्टॉक ऑर्डर किया, वो 10 दिन में सेल हो गया सारा। तो उसमें जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने अगर आपने एक एसिन खोला हुआ है यहाँ पे अमेज़ॉन पे, अगर स्पोर्ट आ जाए, तो आपने जो है कीपा का ग्राफ जो है ना, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कीपा का एक ग्राफ आ रहा होगा, लॉगिन टू कीपा। ओके, तो आपने क्या करना है कि अगर आपको लगे कि यार कोई सीजन आने वाला है, मतलब आगे Q4 आने वाला है, कोई हॉलीडेज आने वाली हैं, तो आपने फिर ना ये ग्राफ के ऊपर ऑल कर दें, ऑल नहीं तो ईयर कर दें, आई थिंक ईयर इज मोर गुड। तो फिर आप उस सीजन पे आ जाएं। मतलब अभी सीजन क्या है कि हमने जैसे डिसाइड किया कि यार चलो हम नवंबर दिसंबर का देख लेते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या सिनेरियो है। तो सेल्स रैंक यहाँ पे देख रहे हैं, 418 है, 312 है, 300, तो एवरेज भी नजर आ रहा है कि 300 के अराउंड अबाउट सेल्स रैंक रहा है उन 3 महीने के अंदर। तो मैं वो करंट वाला भी देख लूंगा, करंट वाले कितना है। तो करंट वाला मुझे जो नजर आ रहा है वो 150, वो इतना नजर आ रहा है, मतलब हार्डली 100 150 इतना नजर आ रहा है। तो मतलब अगर तो ये बिल्कुल फ्लैट फ्लैट है, मतलब ये जो लाइन है ये ग्रीन वाली बिल्कुल सीधी चल रही है, फिर तो मतलब कोई आपको सीजनल आइटम का कोई मसला ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब है कि सीजन में भी वो इतनी बिकेगी, नॉन सीजन है तो वो तब भी मतलब सीजनल नहीं है कोई ऐसा आइटम, तो वो फिर तो कोई रीस्टॉकिंग मसला नहीं है। सिंपल वही BSR उठाएं, 3 महीने का स्टॉक ऑर्डर कर दें। और अगर आप देखते हैं कि यार मतलब 3 महीने यहाँ पे जो क्रिसमस आ रहा है या कोई 4 Q4 आ रहा है, तो ये BSR बहुत नीचे जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो वाला BSR उठाना है जो उन महीने के अंदर हो, जो उन मंथ्स के अंदर गया हो। ये नहीं कि करंट वाला उठा लेना है, यानी कि ये नहीं अगस्त वाला BSR या जुलाई वाला उठा लिया यहाँ से, ये वाला नहीं उठाना। ठीक है, जुलाई अगस्त वाला। फिर आपने प्लानिंग करनी है 3 महीने की आगे की, तो फिर आपने ये वाला BSR उठा के यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, जो कि रफली 300 नजर आ रहा है। यहाँ पे कितना है 600 700 या 500 रफली नजर आ रहा है। यहाँ पे कितना है 300, तो 200 का फर्क नजर आ रहा है। तो अभी ये तो आइटम बहुत टॉप पे खड़ा हुआ ना, इसलिए यहाँ पे इतना फर्क नहीं है। तो वरना तो ये होता है कि 20-20 हज़ार का फर्क होता है BSR के अंदर। तो वो अब यहाँ पे फिर आप 300 के हिसाब से सेल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आपने वो रीऑर्डर करना है। ये नहीं कि मतलब आप 500 के हिसाब से कर दें, फिर आप क्या होगा कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। और ये ऐसा होता है टेन्योर या 3 महीने का टाइम, कि जहाँ पे फिर सप्लायर कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी खुद आउट ऑफ स्टॉक हो गए, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, अब तो आएगा ही उसके बाद। और फिर आपका जो ये सारा नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा का 3 महीने वेस्ट हो जाते हैं, जो कि लकी और गोल्डन पीरियड होता है फॉर एवरी सेलर। तो ये आपने प्लानिंग करनी होती है मतलब। और बेस्ट वे ये होता है कि मतलब अगर आप Q4 की प्लानिंग आप करते हैं फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ Q3 के स्टार्ट से आप प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं फॉर द Q4। और अभी आई थिंक प्राइम डे आने वाला है द नेक्स्ट मंथ ऑफ जून की 15। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट है, वो आप उसको देख लीजिएगा प्राइम डे को। तो प्राइम डे 2 डेज का होता है हर कंट्री के अंदर के, कहीं पे वेरी भी करता होगा। आई थिंक मुझे USA के अंदर पर लास्ट टाइम हमने 2 डेज का जो है प्राइम डे वो इंजॉय किया था। तो ये है कि वो प्राइम डे आप अभी उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दें आज से ही। जो जो लोग सेल कर रहे हैं, प्राइम डे आने वाला है, उसमें अपने एसेंस को इनरोल करें। और उसमें जो है ना, आपको जो एक आइटम की सेल 10 यूनिट होती है, तो वो आपको 50 यूनिट होगी उस दिन, उन 2 दिनों के अंदर। तो वो नेक्स्ट प्लानिंग कर लें। मई है अभी आजकल, 15 मई होने वाला है शायद, 10 मई है आज। तो 15 जून तक होगा आई थिंक। और 1 जून के अंदर है बहरहाल, ये अमेजोन ने अनाउंस कर दिया था, ये ग्रुप में मेरे पास आज पोस्ट भी आई थी इसी की तरफ से। तो आप जो है वो इस पे कर लें, प्लानिंग कर लें अपनी। और जो आपका स्टॉक जहाँ पे बिकता है आप खुद देख लें कि जो मतलब प्राइम डे में आपको रफली बता देता हूँ कि तकरीबन 3 to 4x जो है ना आपकी सेल चली जाती है। तो आप उस हिसाब से ऑर्डर करके रख लें। ये नहीं है कि मतलब आपने पहले दफ़ा ही ऑर्डर कर दिया, ऐसे नहीं करें। जो आपके पहले चलते हुए एसेंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग कर लें अपनी। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये मतलब शायद एक प्राइम डे गुजरेगा तो आपको शायद इसका नॉलेज आएगा या एक्सपीरियंस होगा। तो हमने गुजारा है और हम भी जो है ना आउट ऑफ स्टॉक बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अब हम ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ की। तो एनीवे अच्छा, अब ये है कि आपने रीऑर्डर कर लिया 3 महीने का, तो अब अच्छा, वो 3 महीने का एक दफ़ा ऑर्डर हो गया, मतलब पहला ऑर्डर हो गया, एक तो टेस्टिंग ऑर्डर हो गया, उसके बाद 3 महीने का ऑर्डर हो गया। अब आपने उसके बाद जो ऑर्डर करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है? यदि आप तो 3 महीने का स्टॉक लेके बैठ गया हूँ, तो अब मेरा नेक्स्ट कैसे होना चाहिए रीऑर्डर? तो वो उसके लिए एक फार्मूला है सिंपल सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो एवरेज डेली सेल्स है ना लिस्टिंग की, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिटरमिन कर लें अपनी एवरेज डेली सेल्स ऑफ लिस्टिंग्स। ठीक है, वो आपको कीपा के ग्राफ से मिल जाएंगी। वो कीपा के ग्राफ में भी एस आर एफ पी ए टूल किट लगा लें, नहीं तो वो जहाँ पे नहीं चलती वहाँ पे वो जंगल स्काउट का लगा लें, हीलियम का लगा लें, एक्सरे। तो सेकंड नंबर पे आपको करना है, जैसे सपोज मैं कह देता हूँ कि जी मेरा लिस्टिंग की सेल है, डेली सेल्स है मेरे पास, जो मेरे पास आ रही है, ये नहीं कि पूरी लिस्टिंग की नहीं, जो मेरे पास आएगी, तो मेरे पास आएगी 100 सेल डेली की, या 10 लगा लें, चलो 100 ही लगाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आपने करना है, स्टॉक आपका कितना पड़ा हुआ है करेंटली एफबीए के अंदर, वो है जो 3 महीने के बाद ऑर्डर करना है, या 3 महीने वाला जो स्टॉक ऑर्डर करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूँ, तो पहला तो एक डिसाइड हो गया कि 3 महीने का ऑर्डर कर लेना चाहिए टेस्टिंग ऑर्डर के बाद। तो आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे स्टॉक करेंटली यू हैव इन एफपीए। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास रफली किलो 200 पड़े हुए हैं यूनिट्स, 10 यूनिट्स की डेली सेल है और 200 यूनिट्स मेरे आज पड़े हुए हैं। मतलब मैंने 3 महीने का स्टॉक ऑर्डर कर दिया, मुझे 1 महीने के बाद ख्याल आया कि यार फिर मैं रीस्टॉकिंग देख लूँ कैसे करनी है, तो मैं उसका बता रहा हूँ आपको। 10 यूनिट्स मेरे पास डेली की सेल थी, स्टॉक मेरे पास 200 पड़ा हुआ था पर मंथ। तो अब आपने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है वो लगा देना है। आपने क्या करना है कि टोटल यूनिट्स जो है ना आपके जो पड़े हुए हैं, उनको आपने एवरेज डेली सेल्स के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो अब टोटल यूनिट्स कितने थे, 200 थे, और मैं अगेन यहाँ पे लिख ही दूँ, टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स। तो आपकी यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताएगा डेज लेफ्ट इन इन्वेंट्री, मतलब आपकी कितने दिन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है के अंदर। ठीक है, तो 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10, जो कि रफली बनते हैं 20, आई थिंक 20 ही बनते हैं, 20 डेज, 20 डेज। तो मतलब इससे क्या पता चल गया कि आपने जब अपनी डेली सेल्स निकाली, स्टॉक निकाला, तो उससे पता चलेगा कि आज मेरे पास, मतलब मैंने जैसे जनवरी के अंदर 3 महीने का स्टॉक ऑर्डर कर दिया था, जो कि रफली था 1000 यूनिट। अब फरवरी का एंड आने वाला है या मिड आने वाला है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि री स्टॉकिंग कैसे की जाए, तो क्या मेरा लाए है, मतलब होना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे अब। तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो अब देख लेंगे आप, मतलब ये फॉर्मूला लगा के आपको ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपको ये रिपीट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी अच्छे से। तो अब डेज लेफ्ट इन इन्वेंट्री जो है ना, वो आपके 20 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है खाली आपके पास। तो जो कि मतलब बहुत बैड सिचुएशन है, मतलब ये कोई वो परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, बड़ी बैड सिचुएशन है कि 20 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ और आज आप देख रहे हैं। तो ये मतलब एक एज अ एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें से क्या करना है, आपने जो डेज लेफ्ट की इन्वेंट्री है वो है 20 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक लेफ्ट ये लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपने क्या करना है, 20 डेज में से, 20 डेज का स्टॉक था, 20 डेज में से आपने माइनस करना है लीड टाइम। ठीक है, जो कि आपको बताएगा डेज अंटिल लास्ट ऑर्डर। ठीक है, अब लीड टाइम का मैंने आपको क्या बता दिया कि सप्लायर्स के पास से लेके अमेजोन पहुंचाने तक कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। अब मेरे पास सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे इस सेशन के ऊपर 3 हफ्ते लग जाएंगे, जो कि बनते हैं रफली 21 दिन। तो 20 दिन माइनस 21 डेज, तो ये बड़ा क्या होगा, ये तो मतलब मैं आउट ऑफ स्टॉक रहूंगा, मतलब 3 4 5 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहूंगा। ये तो मतलब मैं तो -1 पे आ गया हूँ, कि मतलब मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, कि मतलब मैं इसको ऑर्डर करना चाहिए था मुझे बहुत पहले। तो ये चीज़ एक बड़ा वर्स्ट सिनेरियो आपके सामने आ गया। तो मतलब ये मेरे पास तब मुझे ये रीऑर्डर का सोचना चाहिए था जब मेरे पास यहाँ पे 500 यूनिट पड़ा होता। ठीक है, 500 यूनिट पड़ा होता, तो फिर मेरे लिए वो एक परफेक्ट किस्म की सिचुएशन शायद बनती। मतलब मेरे पास 50 दिन का स्टॉक पड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 दिन का स्टॉक पड़ा होता और यहाँ पे मेरे पास अभी भी होते कि
31 कितने बंदे, 29 बंदे, 29 डेज जो है ना वो मेरे पास अभी है कि मतलब 29 डेज प्रायर टू मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। तो अब इसको कैसे, मतलब आपने जो डेट देख लेनी है वो आपने देख लेनी है कि आज जो है आज का डेट है, और आज सपोज एक डेट है मंडे 10 मई है। मैंने एक वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पे आप चले जाएंगे, ये रीस्टॉकिंग के लिए कैलकुलेटर है, और आप यहाँ पे अपने ऐड कर दें दिन कि मतलब अगर मैं आज जो है वो मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि प्रीटी गुड है और सारा कुछ है और इतनी सेल्स के मुताबिक है, तो अब मुझे जब रीऑर्डर करना है तो मेरे पास जो मैंने डेज ऐड करने हैं अपने, जो मतलब करंट मुझे कितना स्टॉक और किस डेट को ऑर्डर करना चाहिए, तो वो आपको यहाँ से बता देगा कि 29 डेज आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। तो मेरे सिनेरियो के अंदर 29 डेज ऐड कर लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो मुझे कह रहा है कि आपको जो है आपका मई है और आपको जो है ना जून 8 से पहले, जून 8 आप 29 की बजाय भी थोड़ा सा और कम कर लें, मतलब इसमें एक हफ्ता और ऐड कर लें कि मतलब एक हफ्ता किस चीज़ का वो होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मली, उससे मुझे एक वर्ड होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कॉन्टीजेंसी जो है ना का टाइम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कई मसले मसाइल आ गए, कहीं पे कुछ कोई प्रोटेस्ट हो गया तो उस वजह से डिले हो गया, तो आप ये लीड टाइम के अंदर, लीड टाइम आपका था 3 वीक्स, तो उसके अंदर आप एक वीक वैसे ही ऐड कर दें तो 28 डेज हो जाएंगे। तो अब आपका ये है कि आपको ये प्रायर टू कितने डेज हो गए, 22 डेज, ठीक है। तो अब आपने 22 डेज यहाँ पे लगा देने और कैलकुलेट कर देना है, तो ये एक परफेक्ट सिचुएशन बनेगी जब आपको जून 1 जो है, जून 1 से पहले पहले आपको नेक्स्ट 3 मंथ का स्टॉक ऑर्डर कर देना है, ठीक है। जून 1 से पहले पहले मतलब जून 1 को या जून 1 से पहले पहले कर दें, जून 1 के बाद करेंगे तो आप कंफर्म है कि मतलब आप आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये एक कैलकुलेटर, ये सिर्फ ये है कि डेट के अंदर डेज ऐड करने के लिए है, वरना तो आप हाथ से कैलकुलेट कर लें, जैसे भी कर लें तो अंडरस्टैंडिंग देगी आपको। तो ये आपको ये चीज़ बता देगी कि मतलब आपका जो स्टॉक लेवल है किस तरह से मॉनिटर किया जाए, मैनेज किया जाए। आपने आपने अगर जिस बंदे ने समझ लिया लीड टाइम और अपना जो सप्लाई का टाइम वगैरह, तो वो फिर ये इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो अगर आप इसको एफपी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं तो फिर समझ लें कि आपने एक वाकई ही एक मतलब स्टैंड कर लिया है बिजनेस प्रॉपरली। तो ये चीज़ है, मतलब इसके अंदर ये आईपी स्कोर है, ऑर्डरिंग है, री ऑर्डरिंग है, ये मैंने आपको थोड़ा सा अपनी बेस्ट ट्राई किया है कि मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो Q4 और सीजनल का भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने BSR को देखते हुए करना है। तो बेसिकली हमारे सेशन का लर्निंग और गोल क्या होना चाहिए, अचीव क्या करना है हमें, ये है कि हमारी इस आईपी स्कोर को मैनेज करने से क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट हैं स्टोरेज की वो कम लगेंगी आपको, और फिर सेकंड नंबर पे ये है कि आपकी जो सेल वेलोसिटी है वो मेंटेन रहेगी। वरना ये है कि कभी आप आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे और फिर सेल आपकी वो एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं होंगी पर मंथ, तो आपका वो जो रेवेन्यू है वो इतना जनरेट नहीं होगा। सेल्स वेलोसिटी आपकी मेंटेन रहेगी अगर आप आईपीएस स्कोर को मैनेज करते हैं, अपनी स्टॉकिंग को मैनेज करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जो है ना आपकी ग्रोथ होगी बिजनेस की। तो वरना फिर आप वरना हैसल में लगे रहेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मतलब जो जो कुछ था आईपीएस स्कोर के बारे में और ऑर्डर के बारे में, रीऑर्डर के बारे में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन करें, डिस्कस करें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, डिस्कस करें जो क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िशान है। वालेकुम सलाम जी, प्लीज पूछें। वालेकुम सलाम जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, पहले तो ऑर्डर रिप्लेनिशमेंट के हवाले से है कि आपने बताया कि हम जब ऑर्डर करेंगे स्टार्ट में तो हम जो है ना वो सैंपल ऑर्डर करेंगे, आफ्टर दैट हम 3 मंथ्स का ऑर्डर करेंगे। तो जब हम ऑब्वियसली ये तो हमने प्लान आउट कर लिया, अगर आउट ऑफ स्टॉक होने के खतरे की वजह से, जिसके अंदर आपने ये बताया कि हम रिप्लेनिश को अगर हम यस करते हैं या नो करते हैं, तो वो उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए करेंगे कि यानी कि सेकंड ऑर्डर के अंदर भी मे बी पॉसिबिलिटी अगर हम किसी वजह से स्टॉक नहीं पहुंच पाता, सप्लायर ना कर देता है या कोई इश्यूज आ जाते हैं, देन क्या करेंगे हम उसको? यानी कि हम उसी वक्त ही हम उसको कर सकते हैं नो की ऑप्शन को, या हम एक ही दफा सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, रिप्लेनिशमेंट को? ओके, सो बेसिकली रिप्लेनिशमेंट का ये सीन है कि वो मैंने ये बताया था कि वो नो तब करना है जब आपने वो आइटम को रीस्टॉक ही नहीं करना।
यानी कि आपने टेस्टिंग ऑर्डर किया और नेक्स्ट टाइम आपने कहा यार तो ऑर्डर नहीं करना, तो तब आपने जाके नो करना है। अगर ये नहीं है कि मतलब 1 महीना डिले हो रहा है तो आप जाके उसको नो कर दो, तो वो नो नहीं करना उसे, तो वरना वो आपके पास लिमिट्स नहीं आएंगी। और ये कोई मसला नहीं है नो करने से, नो करने से सिर्फ ये है कि अगर आपने नो किया हुआ है, अगर आपने स्टॉक शिप कर दिया तो वो खुद ही यस हो जाएगा, कोई मसला नहीं उसका। लेकिन ये है कि वो बेहतर है कि आप खुद जाके उसको यस कर दें, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, वरना वो खुद हो जाता है। तो नो का सिर्फ ये होता है कि आपका आईपी स्कोर नहीं गिरता, उसकी वजह से अमेजोन आपकी उस एसिन को उस कैटेगरी में नहीं डालता जिसे हम कहते हैं कि जी इन स्टॉक रेट वाली कैटेगरी के अंदर, कि जी आपका आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली कैटेगरी के अंदर, तो वो नहीं, वहां पर नहीं डालेगा। फिर सिर्फ उसका ये फायदा होगा, और जब वहां पर नहीं डालेगा उससे क्या फायदा होगा कि आपका आईपी स्कोर नहीं ड्रॉप होगा। तो बेसिकली हम आईपी स्कोर जो है ना ड्रॉप होने से बचाने के लिए काम करते हैं। तो ये था, मतलब ये आईपी स्कोर ड्रॉप करने के लिए, वरना ये है कि मतलब और कोई इसका वो नहीं है, मतलब इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। और क्वेश्चन हो तो आप पूछें, किसी और कोई क्वेश्चन। आप पूछेंगे। वालेकुम सर, आई एम हमजा। हेलो। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। जिशान हियर, मेरा क्वेश्चन रह गया सेकंड। जी जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। जी जी पूछें आप। जी जिशान आप पूछें, आप अनम्यूट कर लें और पूछ लें आप। आई थिंक उनके कोई मेरी आवाज तो आ रही है ना, मतलब आवाज जी सर भैया, मैंने ग्रुप सेकंड क्वेश्चन किया था, वो ये था कि सर मैं ना कंपनी ओपन करना चाह रहा हूँ यूके के अंदर। ठीक है सर। ओके हम दो दोस्त हैं, मेरा दोस्त जो है वो एक्चुअली स्पेन में बैठा हुआ है, ओके। और मैं पाकिस्तान से ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब अगर मैं कंपनी डिटेल्स डालता हूँ वहां पे, कंपनी फॉर्मेशन के लिए डिटेल्स एंटर करता हूँ, तो जो पेमेंट है वो मैं डेबिट कार्ड के जरिए पे करता हूँ, तो कोई इशू तो नहीं होगा? अगर उसके पेपल को अकाउंट को यूज करता हूँ, अगर वो पेपल का अकाउंट नहीं देता मुझे, मैं अगर डेबिट का यूज कर लूँ, तो कोई इशू होगा उससे कि नहीं होगा? इशू नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट के मतलब उसमें मसला ये है कि पाकिस्तानी जो है कार्ड वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं होता नॉर्मली। जो है कार्ड वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं होता नॉर्मली। ठीक है। तो उसके लिए आप ठीक पियोनियर है। का जो है ना वो अच्छा सर, कार्ड तो जो है ना वो दूसरा, यूज करें, अगर या किसी से वो ले लें जो यूएसडी करेंसी के अंदर हो ऑलरेडी। यूएसडी करेंसी के अंदर हो ऑलरेडी। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये था सर कि अगर मैं उसके पेपल अकाउंट को यूज करता हूँ कंपनी फॉर्मेशन के अंदर, सर हम कंपनी फॉर्मेशन तो जस्ट इस पर्पस के लिए करते हैं कि हमने जो उनसे है ना वो ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेनी होती है, तो हम उनको बताते हैं कि हम लोग ऐसे कंपनी काम कर रहे हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका हमारा एफबी, यानी कि उसका हमारा अमेजोन के साथ तो कोई लिंक नहीं ना होता ना सर? नो नो उसका लिंक नहीं होता, वो भले आप जो भी कार्ड यूज करें उसका कोई मसला नहीं है। वो भले आप जो भी कार्ड यूज करें उसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, बस सर ये इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, किसी का अकाउंट का आईपी जो स्कोर होता है वो शो नहीं कर रहा होता, उसका क्या रीजन है? जी जी मैंने आपको बताया, दो रीजंस हैं। या तो आपको एक्सेस नहीं मिला हुआ उसका, और सेकंड रीजन ये है कि आप के पास आपका अकाउंट नया है, तो नए अकाउंट पे तो स्टार्ट पे 2-3 मंथ तक आईपी स्कोर शो ही नहीं होता, तो ये वजह है। चलिए थैंक यू सर जी जी पूछें, आपका मेरे ख्याल से माइक कर रहा है। नहीं सही आवाज आ रही सर, आवाज जी सही आ आपकी रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप मैसेज टाइप कर दें तो मैं पूछ लूंगा। ये बात वो मतलब आप टाइप कर दें, मैं फिर आपको वो बता दूंगा, मतलब जो भी उसका आंसर है ना, टाइप कर दें तो मसला नहीं। चलो ठीक है, मैं टाइप कर दूँ। अच्छा ये क्वेश्चन आया है कि इफ वी सेट ऑप्शन नो फॉर रिप्लेनिशेबल देन इट विल कंसीडर ऊज
यस ऑफ कोर्स, अगर आपका स्टॉक है ही नहीं पहले, तो फिर तो वो नो करने से तो वो ऊज ही शो होगा। अगर तो स्टॉक पड़ा हुआ है फिर आप नो करते हैं तो फिर वो ऊज शो नहीं होगा, वो फिर स्टॉक ही रहेगा। मतलब ये नो करने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप अमेजोन को भी बता देते हो कि ये मेरा ये एसिन है, इसकी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब ये तो मैं ऐसे ही लगाया था टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए, ये मैं इसको दोबारा नहीं लगाना चाह रहा, तो वो अमेजोन आपको फिर रिप्लेनिशमेंट का अलर्ट नहीं देता। तो वो फिर सिर्फ ये है कि आपको ये नहीं बताता कि मतलब आपका जो इन स्टॉक रेट है गिरता है इसकी वजह से। तो वरना आप अगर आपका स्टॉक भी पड़ा हुआ है फिर आप जाके नो कर देते हो वहां पे, तो वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा उससे कंसिडर, वो फिर स्टॉक में ही रहेगा। आउट ऑफ स्टॉक तभी कंसिडर होगा जब आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा। साहब भाई वैसे हम कभी कभी मी टू करते हैं चेक करने के लिए कि इसमें हमें कोई अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद मी टू हो जाता है। उसको हम अगर मतलब उसका स्टॉक नहीं मंगवाते हैं तो उस पर भी कोई आईपी पे असर पड़ता है उसका? हाँ, पहली दफा अगर आप नहीं करते ना फिर तो नहीं पड़ता असर। वो असर तब पड़ता है जब आपने एक दफा जो है, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि मतलब आप तब भी जाके करते हैं लेकिन वो आपको यहाँ पे शो नहीं होता। पहली दफा अगर आप करते हैं ना मी टू और आपने एक दफा भी शिप नहीं किया उसका कुछ भी, तो तब वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करता वहाँ पे। चलो ठीक हो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, मेरा जो क्लाइंट है वो कनाडा में है, तो उसका मैंने बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है होलसेल का। तो उसने मुझे वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा कि मुझे फुल सेलर सेंटर की वो एक्सेस दे सकता है और उसको मैं पाकिस्तान में ही ओपन कर सकता हूँ? आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो चाइल्ड एक्सेस ही यहाँ से करें अभी, जब तक अमेजोन की तरफ से भी प्रॉपरली कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि मतलब पाकिस्तानी आईपी जो है ना वो के ऊपर भी आप अकाउंट जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से सेलर अकाउंट, तब तक आप उसको चाइल्ड एक्सेस पे ही रहें। चाइल्ड एक्सेस इज बेटर, और फुल एक्सेस ले लें भले लेकिन चाइल्ड एक्सेस लें तो कोई मसला नहीं है। मतलब पेरेंट और उसमें कोई फर्क ही नहीं है, मतलब जब चाइल्ड की फुल एक्सेस मिल जाएगी तो फिर आप चाइल्ड एक्सेस लेंगे, फर्क नहीं है। बस पेरेंट अकाउंट का ये होता है कि आप उसको एक दफा ना मतलब कोई महीने बाद या 2 महीने बाद कहीं एक दफा उसको लॉगिन करके देख लें वहाँ से पेरेंट वाली जगह से। ठीक तो है। वरना आप चाइल्ड वाली जगह से उसको यूज करते रहें, मतलब चाइल्ड अकाउंट को। तो मैं उसको किस तरह गाइड करूंगा कि आप मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दें? वो किस तरह उसको चाइल्ड अकाउंट में मुझे एक्सेस देगा? चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस बड़ी सिंपल है। आप अमेजोन का सेलर सेंटर ओपन करते हैं, अगर आपके पास है प्रोफेशनल प्लान है जिसपे $39 आप पे कर रहे हैं यूएसए के अंदर, तो फिर आप जाएंगे ना, अगर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर जाके आपके पास आता है यूजर परमिशंस। ठीक है। तो सेटिंग्स आता है टॉप राइट कॉर्नर पे, और वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जी। तो वहाँ पे आप जाते हैं तो यूजर परमिशंस होती हैं एक ना, तो यूजर परमिशंस में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके बंदे का नेम ऐड करें न्यू यूजर की जगह पे, ईमेल एड्रेस ऐड करें और सेंड इनविटेशन कर दें, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर मैनेज परमिशंस कर दें, परमिशंस पे जाके फिर जो जो उसको अलाउ करना है, इन्वेंट्री का एक्सेस देना है, प्राइसिंग का देना है, एडवर्टीजमेंट का देना है, ऑर्डर्स का देना है, वो दे दें उससे। तो वो सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशंस में जाके एक्सेस दे सकते हैं। मैं इस तरह कर सकता हूँ कि अगर मैं उसके जो अकाउंट है उसकी क्रेडेंशियल्स लेके यहाँ से मैं ओपन करूँगा और उसको उसके यहाँ पर ओपन करके मैं चाइल्ड अकाउंट को एक्सेस दे दूँ, बाद में मैं अपना चाइल्ड अकाउंट ओपन कर लूँ? नहीं, ये प्रेफरेबल नहीं है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप उन्हीं को कहें वहाँ से एक जूम कर लें उनके साथ कि वो कर दें, या फिर आप कोई वीपीएन वगैरह लगा के अपना आईपी चेंज करके करें, पाकिस्तानी आईपी पे नहीं करें। पाकिस्तान आईपी पे ना करें। ठीक है ठीक है ठीक है। और अब मुझे किस तरह पता लगेगा कि उनका अकाउंट इंडिविजुअल है कि बिजनेस है? क्योंकि उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले कनाडा में कंपनी रजिस्टर्ड की थी, उसके बाद उन्होंने उसी की बेस पे अपना सेलर सेंटर भी ओपन किया हुआ है। तो मुझे अब ये नहीं कंफर्म हो रहा कि वो उनका इंडिविजुअल अकाउंट है कि बिजनेस अकाउंट है। अच्छा, एक बिजनेस अकाउंट बेसिकली कहते हैं जो उस पर अपग्रेड हुआ हो, ये हम कहते हैं प्रोफेशनल प्लान। ये प्लान की बात हो रही है, तो आपने वो सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाके अकाउंट इन्फो होती है एक, सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट इन्फो की अकाउंट इन्फो में आ जाए। अकाउंट इन्फो में जो है ना, आपके जो लेफ्ट साइड पे यूर सर्विसेज का टैब नजर आ रहा होगा, तो यूर सर्विसेज के टैब के अंदर वहाँ पे आ रहा है सेल ऑन अमेजोन, तो वो आपके वहाँ पे शो हो रहा होगा इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है। अब मेरे केस में मेरे पास वो प्रोफेशनल शो हो रहा है, तो अगर वो प्रोफेशनल है तो फिर आपका मतलब प्रोफेशनल प्लान है, और अगर वो इंडिविजुअल है तो इसका मतलब है उन्होंने फ्री वाला लिया हुआ है, तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा प्रोफेशनल प्लान के ऊपर। $39 इसकी फीस होती है पर मंथ, पे करेंगे तो फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो परमिशन ऐड कर सकते हैं, यूजर परमिशन, चाइल्ड एक्सेस उसी के ऊपर दे सकते हैं। प्रोफेशनल में हम जाके दे सकते हैं? जी जी जी, अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा जिसपे आप पे नहीं करें वहाँ पे चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते आप। ठीक है ठीक है। और कितनी इसकी फीस आपने बताई है? $39?
यूएसए के ना $39 है, और इस तरह से बाकी कंट्रीज में भी उसी के हिसाब से है, वो कन्वर्ट कर लेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये ईयरली बेसिस पे होती है? नहीं, ये मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, और क्वेश्चन है तो पूछें। हेलो जी जी। सैफ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ना एक लिस्टिंग होलसेल की है यूके के अंदर, 3-4 दिन हो गए हैं, लिस्टिंग लाइव हो गई है। अब इस लिस्टिंग के अंदर 11 FBM है और एक सिंगल FB है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सिर्फ हम ही है। मैंने लिस्टिंग की प्राइस भी थोड़ी सी कम की है, अब बाय बॉक्स हमारे पास है, पर 3-4 दिन हो गए सेल नहीं आ रही, और इसका जो ग्राफ था ना स्टार्टिंग में वो 8, 10, 12 इतने की रेंज में था, पर अब वो 1 लाख प्लस हो गया एकदम से। ग्राफ भी बेस्ट सेलर है, SNL प्रोडक्ट है, और कोई नेगेटिव फीडबैक भी नहीं है, और प्राइस फ्लक्चुएशन भी नहीं है इसमें। ओके, तो आपने जो उसका कीपअप में अगर आप जाके देखें तो उसका लास्ट ईयर इस सीजन में क्या था BSR? लास्ट सीजन चेक करना पड़ेगा, और भी आप गाइडलाइन बता दें कोई जो मैं बाद में ये बड़ा चेकआउट सिंपल कर सा दूं। रूल है कि जब भी आपने ऑर्डर करना है ना, तो आपने करंट BSR देकर ऑर्डर नहीं कर देना। आपने हमेशा पिछले साल का नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन करके आप जब स्टॉक ले रहे हो तो आपने पिछले साल में उन 3 महीने का देखना है कि क्या सिनेरियो है यहाँ पे। नहीं, बेस्ट सेलर था अपना सैफ भाई, नहीं, वो 2020। पॉसिबल हो सकता है कि मतलब आज बेस्ट सेलर हो, लेकिन वो ये है कि वो मतलब 3 महीने वो सीजनल हो सकता है, पॉसिबल है कि वो मे भी सीजनल हो। वो सीजनल आइटम होने की वजह से उसका जो है ना वो BSR जो है ना वो सीजन खत्म हो गया तो वो अब चला गया, या वो मतलब गर्मियाँ आ गई हों, तो गर्मियों में जो है ना वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो FBA नहीं होती। उसमें आपको बता दूं टैबलेट्स हो गई, वो FBA नहीं कर सकते आप, वो पिघल जाती हैं, और उसके बाद फिर ये ग्रोसरी के आइटम्स हो जाते हैं, फ्रूट के, वो नहीं आप कर सकते। तो अब पता नहीं आपकी उस कैटेगरी में फॉल ना करी हो आइटम, मुझे उसका पता नहीं है, ये आप देख लें, ये इसकी वजह से हुआ होगा। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी। अच्छा, जब हमारा स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचता है तो कितने दिन लगते हैं उसे लाइव आने में? डिपेंड करता है कि मतलब क्या सिचुएशन है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन होती है, कई कई दफ़ा 1 महीना लग जाता है इवन कि FBA पहुंचने के बाद भी, और कई दफ़ा सेकंड थर्ड डे पे भी लाइव हो जाता है। तो फ्रॉम 4-5 दिन से लेके 1 महीने तक लग जाता है। अगर 1 महीने तक भी लाइव ना है फिर आप केस ओपन कर दें। तो ये तो अगर लाइक अभी हम लोग उससे देख रहे हैं कि जितनी ड्यूरेशन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद भी अगर अमेज़न उसे देर करता जा रहा है तो हम लोग आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे, तो IPA वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा? जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने जो कॉन्टीजेंसी जो टाइम है ना वो आपने जो है ना वो 2 वीक्स का रख देना है अंदर, तो 15 दिन का तो आप रख सकते हैं ना, तो बाकी तो आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ, आपकी बचत हो जाएगी। तो जो आपने डेट लगाई है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने उसी डेट पे ही ऑर्डर करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि मतलब उससे 5-6 दिन 7 दिन पहले ऑर्डर करें। तो आपने आपकी जो डेज कैलकुलेट होकर है ना, ये डेट बन के आई है, जो मेरे केस में यहाँ पे आई थी 10 जून या 1 जून, तो 1 जून को मैंने ऑर्डर नहीं करना, मैंने मतलब कोशिश करूंगा कि मैं 15 मई तक या 20 मई तक ऑर्डर कर दूं, तो इस तरह से करना है। ठीक है, शुक्रिया। ओके, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक में सेशन नहीं हो सकेगा, और नेक्स्ट सेशन जो है ना वो 10 to 15 डेज के बाद होगा। ठीक है सर भाई, अब आपको इस तरह का सेशन रख लें, लाइक कभी कोई क्लाइंट मिलता है USA का और उसका बजट है 15,000, या कोई सेकंड क्लाइंट मिलता है उसका बजट ज़्यादा है या कम है, तो उसकी बजटिंग के हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन किस तरह कैलकुलेट करें? अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है, USA का क्लाइंट है या UK का, तो उनका सबके साथ हमारा प्लान ऑफ एक्शन उसके बजट को मद्देनजर रखते हुए कैसे करना चाहिए? लाइक उसका बजट 20,000 है तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करें, कहाँ कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और कितनी देर के अंदर उसकी एक्सपेक्टेड ROI हमें हम लोग एक्सपेक्ट करें, और फर्स्ट मंथ में हमारा क्या प्लान हो, सेकंड मंथ में और थर्ड मंथ में। आप काइंडली इस तरह का कोई सेशन रख लें। ओके, सेशन तो इस पे बहुत इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ अभी यहाँ पे कि अगर आपका सपोज $20,000 का एक बजट है, तो आप
ऊपर वाला जो 5,000 है वो तो आप यूज़ ही नहीं करेंगे। आपने कहा कि जी मेरे पास आज $20,000 का कैश पड़ा हुआ है, तो मैं इसको स्पेंड करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो 5,000 तो आप वैसी साइड पर कर दें जो मैंने आपको बताया। 15,000 बच गया पीछे आपके पास। 15,000 में से जो $1,000 है ना, वो आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई, बिजनेस अकाउंट वगैरह, एड्रेस वेड्रेस लेने पे, और आपके अमेजोन अकाउंट तक पहुंचने में आपका $1,000 का वो लग जाएगा, मतलब बजट लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आप। बाकी पीछे बच गया $14,000 आपके पास हैं। अब मतलब अब $14,000 के पास हैं, तो अब क्या करेंगे आप? तो उसमें होता ये है कि आपका जो $14,000 का जो एक रफ जो है वो स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे होती है, वो मतलब उसके ऊपर आपके रफली 4 से 5 ब्रांड लग जाएंगे $14,000 के अंदर। ठीक है, 4 ब्रांड्स, मतलब इतने बड़े ब्रांड्स नहीं, तो मीडियम लेवल के ब्रांड्स हैं जिनके 3-4 SKUs, किसी का 1 SKU होगा, किसी के 2 SKUs होंगे, वो लग जाएंगे। तो अब ये रफली जो है आपके 3 महीने लग जाएंगे इसको, भले आप जितने मर्जी अच्छे जो है ना वो काम करने वाले क्यों ना हो, एक्सपीरियंस क्यों ना हो। अगर तो आप एक्सपीरियंस हैं तो आप $14,000 की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं विद इन 2 से 3 मंथ्स। और अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं, फिर आपका ये इतनी इन्वेस्टमेंट जाके होगी 4 से 5 महीने में, ऑलमोस्ट डबल टाइम में, क्योंकि आप पहले स्ट्रगल करते रहोगे, हंटिंग में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, काम का अप्रूवल नहीं आएगा। तो अगर एक्सपीरियंस बंदा है वो मतलब 2 से 3 महीने के अंदर $14,000 की इन्वेस्टमेंट करवा देता है। और इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर देनी कि मतलब ऐसे ही उठा के जो बस पैसे लगाने हैं कहीं पे, प्रॉपर एनालाइज करने के बाद वो करना होता है। तो उसके बाद ये है कि मतलब आपका फिर 6 मंथ्स तक टारगेट होना चाहिए कि आपने उसी $14,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी पर मंथ जो सेल्स है ना वो होनी चाहिए, मतलब $18,000 से लेके $20,000 तक आपने नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में जनरेट करनी है वहाँ से, जो कि डूएबल है और हो जाता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग जो मैंने आपको बताई रीस्टॉकिंग की, और आपके पास कैश पड़ा हो। ये नहीं है कि मतलब आपके पास कैश ही खत्म हो गया, अब रीस्टॉक करना है तो अमेजन 15 दिन के बाद पैसे रिलीज कर रहा है, आपके पास कैश नहीं है पीछे, तो कैश हमेशा रखना है। कैश नहीं रखेंगे तो फिर वो मतलब मसले बनेंगे। तो वो 6 मंथ तक आपका ये टारगेट होना चाहिए। बाकी ये है कि आपकी जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जो डील है वो क्या होनी चाहिए, ये भी मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी क्या चार्ज करूँ क्लाइंट को। तो भाई आप न्यू भी हो अगर, तो सर सनी ने मतलब ये कहा था कि जो होलसेल के अंदर $200 आप चार्ज करो पर मंथ। तो अगर आप न्यू भी हो, अगर आपको $200 को पे कर रहा है तो विच इज़ प्रीटी गुड, मतलब फॉर द एफबी होलसेल अगर आपको कर रहा है, अगर बीइंग अ न्यू भी आपके पास कोई ब्रांड भी नहीं है, अगर आप काम ही स्टार्ट करना चाह रहे हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास टीम है, आपने पहले अच्छा एक प्रोफाइल है आपकी, आप एक्सपीरियंस बन चुका है, मतलब फील्ड में आपका नेम है, तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी टर्म्स के ऊपर उसे लेके चलोगे। उसमें फिर डिपेंड होता है कि मतलब आप उससे सैलरी लो प्लस इक्विटी लो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे न्यूबीज हैं जो मैं जिनका मुझे पता है, तो वो मतलब आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप $200 से $250 से ज़्यादा चार्ज ना करें। तब चार्ज करें ऑब्वियसली ज़्यादा जब आप कुछ करके दिखाएं उन्हें, मतलब कि कुछ अप्रूवल लेके आए हैं, कुछ सेल्स शो करें, फिर ज़्यादा ऑब्वियसली चार्ज करें। फिर आप वही अपनी सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं $100 तक। तो अगेन जब नेक्स्ट लेवल पे है तो फिर ये अकेला बंदा मैनेज नहीं करता है अकाउंट्स को, तो 4-5 लोग वो मिल के मैनेज करते हैं। तो फिर वो ऑब्वियसली जो बंदा आपका काम कर रहा है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, वो फिर खुद ही लोगों को लेके आएगा, हायर करेगा, तो वो फिर उनमें डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। $20,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर $1,000 आपकी कंपनी फॉर्मेशन और $5,000 आपका कैश पड़ा होना चाहिए। बाकी आप $14,000 जो है ना वो ब्रांड की रीस्टॉकिंग के ऊपर लगाओ, और कैश फ्लो को भी बड़ा प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। अगर उसका 10,000 बजट है तो 10,000 में उसको कितना करना है, लाइक उसका 6 मंथ बाद उसके कितना मंथली रेवेन्यू आता हो? यार ये बड़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने अपने अकाउंट पे रफली लगाया $15,000 से $16,000, और 6 मंथ्स के बाद आज मैं खड़ा हूँ, मतलब मेरे पास मेरा अभी भी स्टॉक $4-5,000 नहीं फंसा हुआ है, और मेरी तकरीबन 20,000 की पूरी मतलब मैंने लगा दिया था। तो रफली मेरे पास 15,000 का था, और वो अब जाके मुझे तकरीबन $20,000 से $22,000 की सेल दे रहे हैं। तो अब 10,000 पे अगर कर लें तो उसको कैलकुलेट, तो मे भी आप मेरे से अच्छा परफॉर्म कर लें, तो आप 10,000 की जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप मे बी $15,000 की सेल जाएँ, तो जो कि बहुत गुड होगा अगर आप कर लें 6 मंथ्स के अंदर इतना। और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 के ऊपर आप रफली 10 से लेके 15% तक होता है। 10% से नेट प्रॉफिट 10% से लेके 15% तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द ब्रांड्स। कोई ब्रांड्स आपको 30% प्रॉफिट भी दे रहे होंगे, ऐसे हैं ब्रांड्स। कोई आपको 10% दे रहे होंगे, तो वो आपका मैक्स 10 से 15% तक हो सकता है नेट प्रॉफिट। 12% भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, 15% भी। $15,000 की सेल्स के ऊपर अगर 15% भी निकालें, जो कि आई थिंक
मेरे ख्याल से कोई $2,000 तक बनेगा शायद, 2-2,500 बनेगा। तो एनीवेज मतलब ये आपका इस तरह से वो होता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आप निकाल कर देखो। तो ये चीज़ है। शुक्रिया। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, तो फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में पूछ लें वहाँ पे, और ट्राई किया करें, मतलब आप लोग भी मतलब आंसर किया करें, मतलब बाकी लोग जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मतलब मैं अक्सर 24 आवर्स ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होता, तो जो लोग अवेलेबल हैं वो मतलब कोई क्वेरी करता है तो वो उनको मतलब प्रॉम्प्ट रिप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो जो बैठा हुआ है जिसको नॉलेज है वो अपने हिसाब से शेयर कर दे। तो मतलब हम लोग मतलब कोई वो तो है नहीं, मतलब यहाँ पर कम्युनिटी है किस्म की, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की इनक्यूबेटीज हैं, कुछ नॉन इनक्यूबेटीज हैं, तो बस हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करना है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास नॉलेज आएगा, तो कोई भी चीज़ मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, जो मुझे नहीं पता होगा मैं अपने सीनियर से पूछ लूँगा। तो ये है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ग्रुप में भी पूछा था कि अगर ब्रांड को हम जब फर्स्ट ईमेल करते हैं तो उनका सेकंड, जब उनका फर्स्ट रिस्पांस आता है कि आप हमारे कौन से प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने कहा था कि 3 से 4 जिनके देख लें बीएसआर अच्छे हैं, वो उनकी पिक्चर और उनकी डिटेल्स उनको भेज दें कि हमें ये पसंद है। इसके अलावा अगर मुझे उनसे प्रोडक्ट की लिस्ट मंगवानी है तो वो भी मैं मेंशन कर दूँ कि मुझे प्रोडक्ट लिस्ट भी चाहिए, वो भी किसी तरह, वो भी ज़ाहिर है वो तो चाहिए ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। जी जी, उसमें ये है कि एक तो ये आप इस तरह से कह सकते हैं, जब आपसे वो ये क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका रिप्लाई ये दे सकते हैं जो अच्छे BSR वाले आइटम्स हैं वो भेज दें उन्हें। और सेकंड रिप्लाई ये हो सकता है, अगर आपने शीट लेनी है तो आप उनसे कह देंगे काइंडली आप अपनी शीट शेयर करते हैं हमारे साथ, तो हम उस शीट को एनालाइज करेंगे। हमें कोई आपकी काफ़ी सारी आइटम्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हम पहले शीट देखेंगे, उसकी प्राइसेस देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो जब आप ये रिप्लाई करेंगे तो आपको फिर शीट भी मिल जाएगी। तो आपने उनको सिंपल ये कह देना है कि मतलब हम आपकी आइटम्स के जो कैटलॉग है वो देखने के बाद डिसाइड करेंगे कौन कौन से आइटम्स में हम इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो आप उनसे कह दें कि हम काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो हमने देखे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली डिसाइड तब हो सकता है जब आप हमें शीट शेयर कर देंगे होलसेल प्राइसेस के साथ, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं। तो वो इस तरह से शीट ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सब भाई एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ। सब भाई एक ऐसा सेशन कंडक्ट कर लें जिसमें हम स्पेसिफिक कनाडा की मार्केट को फोकस करें, क्योंकि हर बंदा यूएस की तरफ जा रहा है या यूके की तरफ जा रहा है, जबकि कनाडा की मार्केट में भी काफ़ी गैप है, उधर कंपटीशन भी कम है, लेकिन ये है कि डिमांड वहाँ पर कम है, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं, आई थिंक सो। और हम यूएस के ब्रांड को ही टारगेट करेंगे कनाडा के, अगर हमने रिवर्स सोर्सिंग करनी होगी तो। जी, असल में मैंने ये चीज़ पहले भी मल्टीपल टाइम डिस्कस की है ये कनाडा के हवाले से। अब कनाडा में ये सिनेरियो है कि आपको कनाडा की अलग कंपनी चाहिए, फिर वहाँ पे सेल करना है। आप यूएसए या तो आप कनाडा में भी सेल करें खाली, तो अब मसला ये है कि फिर आप यूएसए का अगर आप कहते हैं कि मैं करना ही कनाडा में जा रहा हूँ, मेरे पास कंपनी भी कनाडा की है, फिर आपके लिए वो एक परफेक्ट सिचुएशन बनती है। या अगर आपके पास कंपनी यूएसए की है, आप सेल करना चाह रहे हैं कनाडा में, वो फिर एक वो वायबल सिचुएशन नहीं है। उसका मसला ये है कि आपके पास कस्टम के इश्यूज आएंगे। सबसे पहले आप पोर्ट पे भेजेंगे, वो सामान वहाँ से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या आप वहाँ पे सेल करें तो उसका टैक्स कैसे पे करेंगे आप कनाडा के अंदर। तो अगर आपके पास कनाडा की कंपनी है तो फिर आप कर सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आप वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली सारे यूएसए के ब्रांड होंगे, आप यूएसए के ब्रांड को खोज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है आपकी यहाँ पे। तो आपने वहाँ पे ट्राई करना है कि उसकी लोकल कैनेडियन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से उठानी है, ये नहीं कि आप यूएसए से शिप करना स्टार्ट कर दें। तो पहला तो सबसे पहले आपने ये ट्राई करनी है कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए ब्रांड। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वहाँ से सोर्स करके लगा दें आइटम नीटू कर। अगर नहीं मिलती, वो कहता है ब्रांड की मेरी तो प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे कनाडा में, फिर आप उनसे कहेंगे ठीक है, आप तुम्हारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कनाडा में बैठा हूँ, तुम वहाँ से शिप करो और मेरे पास यहाँ पहुँचाओ सारा सामान, मैं यहाँ पे सेल करूँगा, तुम्हारी यहाँ प्रेजेंस बनाऊंगा इस मार्केट में। वो चाहे 50-50 चांसेस लेके मान जाए कि जी ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारा कुछ शिप कर रहा हूँ। और थर्ड ये सिनेरियो है कि अगर वो कहता है कि मैं तो शिप ही नहीं करता, ये स्टॉक मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद जहाँ मर्जी लेके जाओ इसे, तो फिर आपको जो है ना शिपिंग कैरियर ढूंढना पड़ेगा इससे, जिससे आप कम्युनिकेट करके शिपिंग कैरियर से जो है ना, मल्टीपल कैरियर्स हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, आप उनसे फिर बात करोगे कि ये स्टॉक यहाँ से उठाना है टेक्सास से, कैलिफोर्निया से, और आपने इसको ओंटारियो में कहीं भी स्टेट के अंदर कंट्री के अंदर शिप करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, जो भी कस्टम्स का क्लियरेंस है पोर्ट के ऊपर सारा का सारा आप करोगे। मैं सिर्फ आपको चार्जेस दूंगा अभी
एडवांस में जो भी आपके हैं शिपिंग के और कस्टम्स के, आप मेरे से पहले ले लो, आगे आपकी जिम्मेदारी है वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाना, तो वो आपको वहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा देंगे। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, लोकल है तो लोकल वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ लें, वरना ब्रांड के सपोर्ट कर दें सारा का सारा, वरना फिर आप शिपिंग डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दें। अपने ऊपर कभी ना लीजिएगा कि ठीक है जी आप शिप कर दें और मैं खुद आगे संभाल लूँगा, तो वो फंस जाओगे आप। ठीक है। इसमें रिकमेंडेड सिचुएशन क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को फोकस करें, ज़्यादा उसी को टारगेट करें? जी उसका टाइम आपका कम लगेगा, मतलब यूएसए से कनाडा जाएगा, पता नहीं महीना लगता है 1.5 महीना लगता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे फंस जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आपका जो है ना बेस्ट सिचुएशन ये है कि विद इन दी कंट्री सोर्सिंग हो। ठीक है। और कनाडा के हमारा जो अकाउंट है सेलर सेंटर, उससे हम यूएसए में भी सेल कर सकते हैं? आई थिंक कर सकती हैं, मुझे इसका परफेक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई मेरे पास जो यूएसए का सेलर सेंटर खुलता है ना, उसमें तो आपको अमेजोन वैसे ही कनाडा का दे देता है, बिल्कुल मैक्सिको और कनाडा के साथ ही दे देता है। तो ठीक है। आप सीए में आप जाके देख लेंगे कि क्या है, मतलब वहाँ पे मे बी वो दे देता हो साथ। मैंने वैसे सेलर सेंटर ओपन किया था, उस पे मैक्सिको और यूएसए आ रहा था, कनाडा मैक्सिको और यूएस आ रहा था। ओके, बस फिर आप कर सकते हैं फिर उसमें। ठीक है। और सेकंड चीज़ इसमें ये थी कि सेलर, अब हमने अगर इसकी ब्रांड हंटिंग करनी है कनाडा के लिए, तो हम इसको कहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं कि हम उसके, अगर हमने मैनुअल हंटिंग करनी है रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू, तो हम कनाडा के जो है amazon.ca उसको ओपन करके स्निपिंग मेथड के थ्रू उसको करेंगे? जी आप कनाडा से ही करेंगे तो, और जो ब्रांड आपको मिलेंगे वो उसकी सोर्सिंग में भी आपको यूएसए से मिले, फिर आप वो यूएसए वाले मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटर या मेन ब्रांड के पास जाएं। अगर आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है तो पहले आपकी ट्राई होनी चाहिए कि मतलब आप पहले मेन ब्रांड के पास जाओ, मे बी मेन ब्रांड का कोई वेयर हाउस हो वहाँ पे कनाडा के अंदर जहाँ पे वो सामान रखते हो, तो वो आपको डायरेक्ट देते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो तो एक लीड टाइम उसका अजीब होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है पहले स्टॉक वहाँ से ऑर्डर कर देगा, फिर वो कहेगा कि जी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, आप 2 महीने पहले ऑर्डर करो मेरे से, तो वो तरह तरह के बहाने करता रहेगा। ठीक है। तो वो जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगेन वही होती है कि आप डायरेक्ट ब्रांड से ऑर्डर करो। ठीक है। इसमें आपके कहने का मतलब है कि हम amazon.ca से ही स्टार्ट करें इसकी हंटिंग? जी amazon.ca से बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइसेस आ रही हैं वो यूएस डॉलर में है कि कैनेडियन डॉलर में होती है? कैनेडियन डॉलर। ठीक है। इसको हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन होती है? ऑप्शन तो फिर गूगल रेट ही है, गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लें बस। वैसे जो अभी नॉर्मल प्राइस आ रही है वो कैनेडियन डॉलर में आ रही है? जी कैनेडियन डॉलर में। ठीक है। और कनाडा की मार्केट आपके ख्याल में कैसी है? अच्छी वहाँ पर सेल्स जनरेट हो सकती है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कनाडा की मार्केट में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं अब काम कर रहे हैं और लोकल कंपनीज बना के कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। कंपटीशन वहाँ पे कम है इन सेंस, इस तरह से सेलर्स कम है लिस्टिंग के ऊपर, एफबीएम कर रहे हैं या चल ग्लोबली कर रहे हैं, आप वो मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कनाडा के जो है, अगर हम उसको ब्रांड से जो प्रोडक्ट शिप करवाएंगे डायरेक्ट, उसको हम एफबी कराने की बजाय अपनी फैसिलिटी पे मंगवा लें और वहां से हम जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना एफबी करते रहें, ऐसे भी हम कर सकते हैं ना? पॉसिबल है? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी यही बताया कि जो पहला ऑर्डर है वो टेस्टिंग होता है, सेकंड ऑर्डर आपने देख लेना है कि क्या करना है, उसको सारा का सारा एफबी करना है या अपने पास मंगवाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। और इसमें थर्ड बता दें कि इन्वेस्टमेंट हमें आपके ख्याल में स्टार्टिंग कितनी रिक्वायर्ड होगी? अगर मैं क्लाइंट से कहूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है अगर हमने एफपी होलसेल स्टार्ट करना है कनाडा में, ऑन एन एवरेज? जो वैसे तो ये है कि आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपने को सही, वो उसी का रिटर्न भी उतना ही होगा। तो रिटर्न आपने देखना है कि अगर आपके पास, आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें, अगर थोड़ा सा कोई आपको फील भी हो ना कोई बिजनेस हो रहा है, तो वो $5000 होना चाहिए आपके पास विदाउट, आप कह रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन? जी विदाउट कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, $5000। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, फिर आई थिंक क्वेश्चंस भी हो गए हैं, जिससे क्वेश्चन बाकी रह गए होंगे वो ग्रुप में पूछ लें और सेशंस को वाइंड अप करते हैं। ओके फिर, ओके गाइस, जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।